नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जो सबसे पहले बात करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, जिन्होंने अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि शरद पवार ने एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा वापस लिया है और उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भावुक हो गया था और मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं। बता दें कि इससे पहले एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई समिति के एक प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष पद का पद छोड़ने के लिए शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया गया था। और इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि 2 मई को मैंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जहां मेरी कई सालों की सेवा के बाद मुझे रिटायर होना है और ऐसा लगा था, जिसके बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दुख हुआ और इस निर्णय पर मैंने दोबारा विचार किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे हित चिंतक और कार्यकर्ताओं के चाहने वाले के आग्रह पर इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि मैं अध्यक्ष पद वापस ले लूं और इसके बाद मैंने फैसला लिया कि मेरी तरफ से लोगों की भावनाओं का अनादर नहीं हो सकता था, जिसके बाद मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद का फैसला और इस्तीफे को वापस ले लिया है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की तरफ से इस्तीफा देने के बाद मुंबई के एनसीपी कार्यालय में पार्टी की कार्य समिति की बैठक की गई थी, जहां बैठक में शरद पवार के अधिकारियों को फैसला लेने के बाद बैठक में शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया था। जहां बैठक में एनसीपी की कोर कमेटी ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद से ही लगातार अटकलें चालू हो गई थी कि क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेंगे, और इन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा की और अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां पर सुरक्षा बल जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं एक जख्मी जवान का इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। इस दौरान कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। फिलहाल इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है, जहां सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच ये मुठभेड़ हुई, जहां जम्मू क्षेत्र के भाटा धरियान के तोता गली इलाके में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाके में छुपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी था। इस बाद मुठभेड़ में 2 जवान मौके पर शहीद हुए, जहां 4 जवान को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। हालांकि इलाज के दौरान 3 और जवानों ने दम तोड़ दिया और इस ऑपरेशन में सेना के कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं इस मौके पर आर्मी ने बताया कि यह ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था, जहां राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों के जवानों को मिली थी। इस दौरान वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 5 मई को एक खोज दल को गुफा में छुपे आतंकियों की जानकारी प्राप्त हुई, जहां सेना के जवानों ने जब गुफा में पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो आतंकवादियों ने उन पर बम से धमाका कर दिया। इस हमले में अधिकारी समेत 4 सैनिक जख्मी हुए, तो वहीं इस पूरे हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं एससीओ की बैठक की, जहां विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। बता दें कि गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मौजूद नजर आए। इस दौरान संघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में रही। बता दें कि इस दौरान विदेश मंत्रियों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में बैठक की अध्यक्षता की, जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहली बार आमने सामने नजर आए और उन्होंने एक साथ फोटो खिंचवाई है। तो ग्राफिक्स के नजरिए जान लेते हैं कि क्या कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। बता दें कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बिना नाम लिए ही उन्हें खरी सुनाई है, जहां उन्होंने कहा है कि किसी भी हालात में आतंकवाद को सही और उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा है कि आतंकवाद को अभी भी नहीं हराया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि आतंकवाद आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा
खतरा बना हुआ है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पार से रुकने आतंकवाद अब सीमा पार पर ही रुकना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि अब आतंकवाद सीमा पार ही रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद को रोकना और खत्म करना है, जहां टेरर फंडिंग को रोकना भी उन्होंने इस बैठक में जरूरी बताया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी हालात में आतंकवाद और आतंकवादियों के हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह की बातें बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से की गई हैं। More than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कर्नाटक चुनाव की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बल्लारी में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रैली को संबोधित किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां पीएम मोदी ने कहा कि केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। दरअसल बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के और कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस की पार्टी की तरफ हमलावर हैं और उन्होंने शुक्रवार को बल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे किए गए हैं। जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलबी तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है, तो अब कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस ने मेरे जय बजरंगबली बोलने पर आपत्ति जताई है। तो वहीं पीएम मोदी ने द फिल्म केरला स्टोरी का भी जिक्र किया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही। तो ब्रिटेन में बात मणिपुर की कर लेते हैं, जहां मणिपुर हिंसा को लेकर मौके पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों आरएएफ, आरपीएफ, बीएसएफ के जवानों की 14 कंपनी तैनात कर दी गई हैं और इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है।
बता दें कि मणिपुर पुलिस ने बहुत अलग इसको लेकर अभी तक मणिपुर में 15 से 20 हजार पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां राज्य में 8 जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है और पिछले 48 घंटे के लिए राज्य में आने वाली ट्रेनों पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पहले से ही 4 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, जहां हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं आर्मी और असम राइफल की 55 टुकड़ियों को भी मौके पर तैनात किया गया है और राज्य में 9,000 लोगों को पहले से ही कैंपों में शिफ्ट किया गया। इस दौरान राजधानी इम्फाल और हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर में हालात सामान्य करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जहां मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई बैठकों के बाद सरकार ने उपद्रवियों पर गोली मारने के आदेश जारी किए थे, जिसमें मणिपुर में बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। जहां केंद्र सरकार ने 1,500 अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य में की हुई है और इसके अलावा गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया था। बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमली मुरलीधरन के हाल ही में दिए आदेश की वजह से ये मामला गर्माता गया और इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार में मैतई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने के लिए कहा, जिसके बाद मणिपुर में तनाव की स्थिति पैदा हुई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मुरैना की, जहां आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना सामने आई है और इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लेपा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जहां मरने वालों में 3 महिलाएं और 4 पुलिस शामिल हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या कुछ मुरैना में हुआ है, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की आपसी रंजिश मुरैना में देखने को मिली है। मुरैना में जमीनी विवाद के लिए गोलीकांड सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि मुरैना में 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद हुआ, जिसके बाद 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां सीधे तौर पर विवाद के दौरान गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर के बीच ये विवाद हुआ। बता दें कि ये विवाद पिछले 10 सालों से चल रहा है और पिछले 10 सालों से ही इस विवाद को लेकर रंजिश चल रही है, जहां पहले हमलावरों ने लाठी डंडों से मौके पर जाकर पिटाई की, जिसके बाद इस दौरान हमलावरों ने 9 लोगों को राइफल से गोली मारी। बता दें कि मुरैना में जमीन के लिए गोलीकांड देखने को मिला, जहां गोली लगने से 6 लोगों की मौत हुई और इस दौरान 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं और वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। तो ग्राफिक्स के जान लेते हैं कि आखिर मुरैना में जो आपसी रंजिश के बाद विवाद हुआ है, ये विवाद कितने साल पुराना है। 10 साल पुराने विवाद में 2013 से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जहां 2013 को भी इस विवाद के चलते हत्या की गई थी। धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की भी 2013 में हत्या कर दी गई थी। बता दें कि इस दौरान गजेंद्र सिंह तोमर पर भी इन दोनों हत्याओं का आरोप लगा था और ये हत्याएं 2013 में की गई थी, जहां गजेंद्र सिंह ने रंजिश के चलते जमीनी विवाद को लेकर 6 लाख का मुआवजा भी दिया था, जिसके बाद भी पैसे के लेन देन के बाद भी धीर सिंह के परिवार ने अपना केस वापस नहीं लिया था और ये केस कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद ये विवाद ज़्यादा बढ़ता गया और इस विवाद में 6 लोगों को गोली लगने से मौत हुई है। बता दें कि ये विवाद 10 साल पुराना है और 2013 से ही ये विवाद चल रहा है, जिसके बाद आरोपी आमने सामने आए और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना में ये 6 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है, जहां पुलिस की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस मौके पर देखने को मिला है कि कैसे 2 पक्षों में विवाद हुआ और इस विवाद के दौरान लगातार मुरैना में फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई है, जहां एक ही परिवार के ये सारे 6 लोग बताए जा रहे हैं। इस दौरान एएसपी राय सिंह नवारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने की, जो अभी भी 13 दिन तक लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 13 दिनों से पहलवानों का धरना जारी है और इस दौरान पहलवानों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है वह धरने पर बैठे रहेंगे और आगे भी धरना जारी रखेंगे। बता दें कि 3 मई की देर रात प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के बाद पहलवानों ने न्याय न मिलने पर पद लौटाने की भी बात की है। दरअसल खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं। तो वहीं पहलवानों ने कहा है कि हम जानते हैं कि कोर्ट बिना जांच के पुलिस को किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, इसलिए पीड़ितों के पहले शिकायत दर्ज करानी होगी, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से नाराज नहीं हैं। बता दें कि बजरंग पुनिया ने एक भावुक ट्वीट कर लोगों का समर्थन भी मांगा है। इस दौरान ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि हम देश के गर्व के लिए लड़े हैं और आज भी हम विजेताओं के सम्मान के आगे लड़ रहे हैं। हमारा समर्थन करने की लोगों को ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लोगों के समर्थन मांगा है और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें धरने पर बैठे सभी पहलवानों को ऐतिहासिक पदक जीतते हुए भी दिखाया गया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।